हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में थर्मोडायनेमिक्स में हमने न्यूट्रलाइजेशन वाला पार्ट भी डिस्कस किया था और न्यूट्रलाइजेशन के बाद हमने रेजोनेंस एनर्जी पार्ट भी डिस्कस किया था। न्यूट्रलाइजेशन में एक डाउट जो था वो मैंने ग्रुप्स पे देखा था, वो मैं वापस से बता देता हूँ। ग्रुप्स पे आप लोगों ने उस पर बहुत सारे डाउट्स पूछे हैं, उस पर मैं क्लियरिटी डाल रहा हूँ और क्लियर कर रहा हूँ उसको। एग्जाम्पल मैंने लिया था CH3COOH प्लस NaOH, इसका भी 1 मोल और इसका भी 1 मोल हमने मिक्स किया था। दोनों के 1 मोल को हमने मिक्स किया था और मैंने आपसे कहा था कि 100% रिएक्ट करेंगे। 100% इनके बीच में रिएक्शन होगी, सॉल्ट बनेगा और वाटर बनेगा, लेकिन जो हीट इवॉल्व होगी वो 13.6 किलो कैलोरी से कम होगी। 13.6 किलो कैलोरी से कम क्यों होगी? क्योंकि कुछ पार्ट इसको आयोनाइज करने में चला जाएगा, कुछ एनर्जी जो है वो हमें इसको आयोनाइज करने में देनी होगी। फर्स्ट थिंग मैं आपको यहां पर बता दूं, इस रिएक्शन के अंदर ये एसिड वीक नहीं है, ये भी स्ट्रॉन्ग है, ये भी स्ट्रॉन्ग है क्योंकि ये NaOH के साथ रिएक्ट कर रहा है। तो इसका भी यानी बिकॉज ऑफ NaOH ये एसिटिक एसिड भी 100% आयोनाइज होगा, 100% आयोनाइज हो जाएगा। यानी इसका 1 मोल इसके 1 मोल के साथ रिएक्ट करके इसका 1 मोल और इसका भी 1 मोल फॉर्म करेगा। हाँ, लेकिन जैसा मैंने लास्ट क्लास में बताया, हमें इसको आयोनाइज करना होगा, हमें इसको आयोनाइज करना होगा। अब मैंने जो डाउट्स ग्रुप पे देखे ना, उसकी मैं बात बता रहा हूं। किसी ने लिखा कि सर ये भी वीक है और ये भी वीक है, तो क्या होगा? तो भी ये एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, ये एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, जिसके कारण जो दोनों एसिड और बेस अगर दोनों वीक है फिर भी ये 100% आयोनाइज हो जाएंगे। हाँ, ये जरूर है कि ये कितने वीक है इस पर डिपेंड करता है, बट न्यूट्रलाइजेशन का कोई भी क्वेश्चन हो, अगर एसिड और बेस दे रखा है वो 100% रिएक्ट करेंगे, वो 100% रिएक्ट करेंगे, वो एक दूसरे की स्ट्रेंथ को इंक्रीज करेंगे, तो उनके बीच में रिएक्शन 100% होगी। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, कुछ अजीबोगरीब से डाउट्स भी मुझे दिखे ग्रुप में, तो उसके लिए मैं आपको बता दूं, जब आप किसी प्रोसेस के होने या नहीं होने का हम चेक करते हैं, लेट्स से एक रिएक्शन हो रही है H2 प्लस I2 कन्वर्टिंग इंटू 2HI, H2 प्लस I2 कन्वर्टिंग इंटू 2HI। अब ये रिएक्शन होगी या नहीं होगी, इसमें आपको सारी स्टेप्स को पहले काउंट करना पड़ेगा। HH बॉन्ड भी टूटेगा, II बॉन्ड भी टूटेगा ऑब्वियसली, अगर आप, और फिर बाद में कौन सा बॉन्ड बनेगा? HI। अब क्या होता है, हम केवल यहां से सोचे कि सर HH बॉन्ड टूट रहा है और II बॉन्ड टूट रहा है, इसमें तो एनर्जी देनी पड़ेगी। सपोज मैं एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर डिस्कस करूं तो फिर तो ये रिएक्शन नहीं होनी चाहिए। तो केवल आप इस पार्ट को कंसिडर नहीं करोगे कि HH और I, पूरी रिएक्शन की अगर मैं बात करूं तो रिएक्शन में एक स्टेप कब कंप्लीट होती है? H2 I2 के बीच में बॉन्ड टूटेगा और फिर HI के बीच में बॉन्ड बनेगा। इस ओवरऑल चेंज का आप डेल्टा G देखोगे या इस ओवरऑल चेंज का हम डेल्टा S यूनिवर्स देखेंगे, तब जाके हम बता पाएंगे कि प्रोसेस होगा या नहीं होगा, प्रोसेस होगा या नहीं होगा, ये हम तब बता पाएंगे। समझ में आई मेरी बात? तो ये किसी एक पार्ट का नहीं, अदरवाइज तो HH बॉन्ड नहीं टूटेगा। HH बॉन्ड क्यों टूट रहा है? क्योंकि बाद में HI का बॉन्ड बन रहा है। HH बॉन्ड इसलिए टूट रहा है क्योंकि बाद में HI बॉन्ड बन रहा है और उसमें अच्छी खासी एनर्जी रिलीज हो रही है। तो ओवरऑल प्रोसेस का देखोगे, लेट्स से ऐसी कोई रिएक्शन है, A कन्वर्टिंग इनटू B और B कन्वर्टिंग इनटू C, इसका डेल्टा G अगर लेट से पॉजिटिव है और इसका डेल्टा G नेगेटिव है, तो ये रिएक्शन जो है वो इसको ड्राइव करेगी। ओवरऑल अगर दोनों इस ओवरऑल दोनों को ऐड कर दो, A प्लस बी, A कन्वर्ट, अगर मैं इसको ऐड कर देता हूं और ओवरऑल इसका डेल्टा G नेगेटिव है, तो आप कह सकते हो कि यस A से C बन जाएगा, A से C बन जाएगा। तो ये वाली रिएक्शन इसको ड्राइव कर रही है, ठीक है। तो यहां पर सीधा सीधा है, बहुत सिंपल से वर्ड्स में पुट कर रहा हूं मैं कि यहां पर 1 मोल और 1 मोल यानी जो भी लिमिटिंग है वो 100% आयोनाइज होगा,
एसिड वीक है या स्ट्रॉन्ग है। अगर आप दोनों को मिक्स कर रहे हो तो वो 100% रिएक्ट करेंगे, क्योंकि जो वीक और स्ट्रॉन्ग हम बोलते हैं वो तब बोलते हैं जब वो वाटर के साथ है। यहाँ पर वाटर नहीं, एसिड और बेस को हम मिक्स कर रहे हैं। ठीक है, तो होपफुली ये जो पॉइंट है वो क्लियर हुआ होगा। यहाँ पर अगर आप थर्मोडायनेमिक्स इन्वॉल्व कर रहे हो तो उसके लिए मैंने आपको समझा दिया। अदरवाइज इसमें आपको मैं बता दूं, ऐसा नहीं कि हर एक वीक एसिड वीक बेस अगर रिएक्ट करेंगे तो वो रिएक्शन 100% आगे जाएगी। ये डेटा पर बेस्ड होती है, उसके लिए डेटा गिवन होनी चाहिए। यहाँ पर थर्मोडायनेमिक्स में हमें कोई डेटा नहीं गिवन है। अगर कोई डेटा नहीं गिवन है तो हमेशा यही मानोगे जो लिमिटिंग है वो 100% रिएक्ट कर जाएगा। ठीक है, ओके। अब मैं आपको शीट के कुछ डाउट्स बता रहा हूं। ग्रुप्स में मैंने देखा है बहुत कुछ डाउट्स है S1 में, O1 में, S2 के अंदर, तो उनमें से कुछ क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस मैं आपको यहां पर बता रहा हूं। S1 से स्टार्ट कर रहे हैं। एक तो S1 के क्वेश्चन नंबर 2 में, S1 के क्वेश्चन नंबर 2 में वो कार्बन सॉलिड लिखा हुआ है। वो कार्बन सॉलिड क्या है, तो वो ग्रेफाइट है बेसिकली। करेक्शन कर लीजिए, उसमें कार्बन ग्रेफाइट लिख लीजिए। और क्वेश्चन नंबर 3 का जो सी पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 3 का जो सी पार्ट है उसमें भी वो कार्बन गैस नहीं है, वो कार्बन ग्रेफाइट है। यानी क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर जो सी ऑप्शन है दैट इज डेल्टा H फॉर्मेशन ऑफ CO2, डेल्टा H फॉर्मेशन ऑफ CO2। ठीक है, तो CO2 का डेल्टा H फॉर्मेशन दे रखा है -393 किलो जूल। यहां पर क्वेश्चन नंबर 5 में आपको बता देता हूं। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा जा रहा है हीट ऑफ कंबशन एट कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम। हीट एट कांस्टेंट प्रेशर मतलब डेल्टा H, हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम मतलब डेल्टा U। यानी आपको डेल्टा H बताना है और डेल्टा U बताना है। क्वेश्चन में जो डेटा दे रखे हैं वो किसके दे रखे हैं, डेल्टा H के दे रखे हैं। तो पहले डेल्टा H रिएक्शन आप फाइंड आउट कर सकते हो। तो इसके लिए आपको कंबशन की रिएक्शन लिखनी होगी, C6H5 COOH सॉलिड प्लस O2 7CO2 प्लस 3H2O लिक्विड। ऑक्सीजन को बैलेंस कर सकते हो, 14 प्लस 3 17, लेकिन 2 यहां पर है तो 15 डिवाइडेड बाई 2। हमें इन सब का डेल्टा H फॉर्मेशन गिवन है, इसका डेल्टा H फॉर्मेशन गिवन है, इसका फॉर्मेशन 0, इसका फॉर्मेशन गिवन है और इसका फॉर्मेशन भी गिवन है। तो डेल्टा H फॉर्मेशन, डेल्टा H रिएक्शन इक्वल्स टू डेल्टा H फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस डेल्टा H फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये फॉर्मूला लगा दो, 7 इंटू डेल्टा H फॉर्मेशन ऑफ CO2 प्लस 3 इंटू डेल्टा H फॉर्मेशन ऑफ H2O माइनस डेल्टा H फॉर्मेशन ऑफ बेंजोइक एसिड। ऑक्सीजन का डेल्टा H फॉर्मेशन 0। ये तो आ गया डेल्टा H। अब क्या निकालना है, डेल्टा U। डेल्टा U कैसे निकलेगा, तो डेल्टा H इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस डेल्टा NgRT। यहीं पर गड़बड़ होती है, गड़बड़ कहाँ होती है, डेल्टा Ng निकालने में। टेम्परेचर 300 केल्विन दे रखा है, H2O किस स्टेट में होगा, लिक्विड, इसकी स्टेट दे रखी सॉलिड। तो यहां पर अगर हम डेल्टा Ng निकालें तो ये कितना आएगा, -0.5। तो डेल्टा H की वैल्यू यहां से पुट करोगे, डेल्टा U निकालना है, ये वैल्यू -0.5 इंटू R इंटू टेम्परेचर कितना दे रखा है 300 केल्विन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में थर्मोकेमिस्ट्री जो हमने पढ़ी है वो बिल्कुल नहीं है। कॉमन सेंस का एक क्वेश्चन है कि एक सिलेंडर जो है कितने दिन चलेगा, जिसके लिए इंफॉर्मेशन दे रखी कि पर डे एक फैमिली को कितनी एनर्जी चाहिए, 20,000 किलो जूल, 20,000 किलो जूल। अब आपको पहले ये निकालना होगा कि सिलेंडर से हमें टोटल कितनी एनर्जी मिल सकती है। तो सिलेंडर के अंदर ब्यूटेन है, ब्यूटेन का मास दे रखा है 11.2 किलोग्राम। ब्यूटेन के मोल्स निकाल लो, पर मोल ऑफ ब्यूटेन कितने किलो जूल एनर्जी निकल रही है वो पता है, पर मोल कितने किलो जूल एनर्जी निकल रही है। तो टोटल कितने किलो जूल एनर्जी निकलेगी, पर डे कितनी कंज्यूम हो रही है, तो कितने दिन तक चलेगी। क्वेश्चन नंबर 7 आई थिंक ऑलमोस्ट क्लास में हमने कर लिया,
बॉन्ड्स की काउंटिंग सही सही करनी है आपको, और कुछ नहीं है। कितने सिंगल, कौन कौन से बॉन्ड टूट रहे हैं, कौन कौन से बॉन्ड बन रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 दो स्टेप में होगा। एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन दे रखा है pH3 का। इसमें क्या हो रहा है, pH3 के एटोमाइजेशन में आप कर क्या रहे हो, सोचो आप, तो 3 pH बॉन्ड को तोड़ रहे हो, 3 pH बॉन्ड को तोड़ रहे हो। तो ये जो 954 किलो जूल एनर्जी दे रखी है, ये किसके बराबर है, 3 टाइम्स ऑफ pH बॉन्ड एंथैल्पी। तो pH बॉन्ड एंथैल्पी आ गई। अब आपको P2H4 का भी एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन दे रखा है। अब P2H4 के एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन में आप कौन कौन से बॉन्ड तोड़ रहे हो, एक तो PP बॉन्ड और 4 pH बॉन्ड, एक PP और 4 pH बॉन्ड। तो इस रिएक्शन का डेल्टा H दे रखा है 1431485 इक्वल्स टू बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ PP बॉन्ड प्लस 4 टाइम्स बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ pH बॉन्ड। ये पता है, ये निकाल सकते हो आप। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे शीट में, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे जो कि 2 स्टेप में होंगे। पहले फर्स्ट स्टेप से किसी एक बॉन्ड की बॉन्ड एंथैल्पी निकलेगी, उस डेटा को जब आप दूसरी स्टेप में पुट करोगे तो किसी और बॉन्ड की बॉन्ड एंथैल्पी भी निकाल सकते हो। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। हाँ, इसमें कॉम्प्लिकेटेड कैसे किया जा सकता है, कंपाउंड बल्की होते जाएंगे, अभी सिंपल सा है pH3 और P2H4, धीरे धीरे कंपाउंड बल्की होते जाएंगे, नंबर ऑफ बॉन्ड्स उसके अंदर ज्यादा होंगे तो जो कैलकुलेशन है वो बढ़ जाएगी, बट कॉन्सेप्ट में कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मिथाइल अल्कोहल फाइंड आउट करना है। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मिथाइल अल्कोहल, लेकिन जो डेटा यहां पर दे रखे हैं वो इतने डायरेक्टली नहीं दे रखे। CH बॉन्ड एंथैल्पी दे रखी है, CO बॉन्ड एंथैल्पी दे रखी है और OH बॉन्ड एंथैल्पी दे रखी है। उसके अलावा आपको एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैसेस एटम्स फ्रॉम द एलिमेंट्स इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट, आपको ऑक्सीजन की फॉर्मेशन की डेल्टा H फॉर्मेशन का डेटा दे रखा है। मतलब इस रिएक्शन का आपको डेल्टा H दे रखा है कितना, 249। क्या ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड एंथैल्पी है, क्या 1 मोल बॉन्ड को तोड़ रहे हो आप, नहीं, कितने मोल को, हाफ मोल को। तो O2 कन्वर्टिंग इनटू 2O क्या हो जाएगा, इसका जस्ट डबल, यानी 498 किलो जूल। ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन क्या आ गई, बॉन्ड एंथैल्पी। इसी तरह से हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड एंथैल्पी भी निकाल सकते हो। ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड एंथैल्पी आ गई, यहां ऐसे लिख रहा हूं मैं, बॉन्ड एंथैल्पी ऑक्सीजन ऑक्सीजन 498, हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड एंथैल्पी, ये बी केयरफुल, ढंग से देखना, हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड एंथैल्पी 236। और कौन कौन सी बॉन्ड एंथैल्पी पता है, CH बॉन्ड एंथैल्पी 415, CO बॉन्ड एंथैल्पी 356, OH बॉन्ड एंथैल्पी 463। ये सारे डेटा है। आई थिंक सेम क्वेश्चन हमने क्लास में किया हुआ है। मैंने x, y, z इस तरह से आपको डेटा दिए थे, यहां पर सारी वैल्यूज गिवन है, रिएक्शन लिखिए, आई थिंक आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, इसमें रेजोनेंस एनर्जी दे रखी है। दो रेजोनेंस एनर्जी के क्वेश्चन आगे भी है, बट ये भी मैं बता देता हूं। रेजोनेंस एनर्जी भी दे रखी किसकी, CO2। हाँ, पहले तो बहुतों को ये लगता है सर CO2 रेजोनेंस शो करता है, यस CO2 रेजोनेंस शो करता है, ये उसका मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। ये उसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है, तो CO2 भी रेजोनेंस शो करता है। लेकिन यहां पर आप ये कह सकते हो कि जहां पर हमें इसकी रेजोनेंस एनर्जी दे रखी है वहां तो हम मानते हैं कि रेजोनेंस शो कर रहा है, जहां ये डेटा नहीं गिवन हो वहां नहीं मानते हैं। तो ये थोड़ा डेटा बेस्ड भी होता है। तो यहां पर दे रखा है तो हम इसकी रेजोनेंस एनर्जी कंसिडर करेंगे। अब इसका इंपैक्ट क्या आएगा वो मैं बता दूं।
तो एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ प्रोपेन फाइंड आउट करना है, C3H8 गैस, कंबशन O2 3 times CO2 4 times H2 4 times H2O, बैलेंस करना होगा C5। अच्छा, यहां पर जैसा मैंने बताया था हर एक रेजोनेंस एनर्जी वाला क्वेश्चन ऐसे ही करना होगा। इसके जस्ट नीचे आपको इसका क्या बनाना होगा, मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, वो बना दिया। कंबशन हो रहा है 298 पर, तो ये H2O भी किस स्टेट में होगा, लिक्विड। यहां पर भी एरो बना के इसको क्या कर दो, 4H2O गैस। एक मोल को वेपराइज करने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, 41, तो ये 4 मोल्स, लेकिन गैस से लिक्विड है, एरो की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग माइनस साइन आएगा, 4 इंटू 41, 4 इंटू 41। CO2 हाइब्रिड में कन्वर्ट हो रहा है, हीट इवॉल्व होगी कितने मोल्स, माइनस साइन के साथ 3 इंटू 143, माइनस साइन के साथ 3 इंटू 143। यहां पर एज इट इज इसको आप वापस से लिख सकते हो, C3H8 0, ऑक्सीजन को मैंने एज इट इज लिख दिया 5O2, ये भी 0। अब आपको इस रिएक्शन का डेल्टा H निकालना है। कौन कौन से बॉन्ड टूट रहे हैं, CC बॉन्ड, CH बॉन्ड, क्या डेटा दे रखा है, CC बॉन्ड का भी दे रखा है, CH बॉन्ड का भी दे रखा है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड का डेटा भी दे रखा है, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड का डेटा भी दे रखा है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड का डेटा भी नहीं। यहां गड़बड़ है, मुझे लग रहा है ये जो 13th क्वेश्चन जो है ना, उसके अंदर ये HH बॉन्ड का डेटा नहीं है। 464 जो है वो OH बॉन्ड का डेटा है, 464 जो है वो HH बॉन्ड का डेटा नहीं है, वो OH बॉन्ड का डेटा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 बड़ा आसान सा क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन लगता है मुझे, क्योंकि आप किस तरह से इसको करते हो उस पर बहुत डिपेंड करता है। बहुत लेंदी भी कर सकते हो, बहुत सिंपल से भी किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर हमें इन तीनों का डेल्टा H फॉर्मेशन का डेटा दे रखा है, C2H5 S S C2H5, इन इसका C2H5 S, इन तीनों का डेटा दे रखा था, तो मैंने एक रिएक्शन यहां पर लिख ली। ये सोचने वाली बात है, ये आपको सोचना था कि हाँ एक रिएक्शन तो हम लिख सकते हैं। इस रिएक्शन यहां पर और यहां पर सब बैलेंस है, यानी एक केमिकल रिएक्शन हमने लिख दी। अब आप सोचो इस केमिकल रिएक्शन में हो क्या रहा है, क्या चेंज क्या हो रहा है। बॉन्ड्स वाइज अगर आप देखोगे तो, बॉन्ड एंथैल्पी वाइज देखोगे तो यहां पर आप कह सकते हो CH बॉन्ड, CS बॉन्ड एक यहां पर भी है, CS बॉन्ड यहां पर भी है, तो यहां पर भी CS बॉन्ड और CS बॉन्ड है, यानी 2 CS बॉन्ड यहां पर भी है, 2 CS बॉन्ड यहां पर भी है। जितने कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड यहां पर है उतनी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड यहां पर भी है, कोई कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं टूट रहा। लेकिन कह सकते हो यहां पर एक SS बॉन्ड है, यहां पर कोई SS बॉन्ड नहीं है। हुआ क्या, तो देखा जाए तो यहां से एक सल्फर जो है वो अलग हो गया, एक सल्फर अलग हो गया, यानी एक SS बॉन्ड टूटा है। हाँ, ये बोलते ही बहुत तो कंफ्यूजन होता है, सर क्या एक बॉन्ड टूटने से सल्फर थोड़ी अलग होगा। भाई ये बॉन्ड भी टूटा, ये बॉन्ड भी टूटा, सल्फर अलग हो गया, लेकिन वापस इस सल्फर और कार्बन के बीच में तो बॉन्ड बन गया। तो कार्बन सल्फर बॉन्ड एक टूटा था लेकिन फिर से बन गया, तो नेट केवल कौन सा बॉन्ड टूटा है, SS बॉन्ड ही तो टूटा है। यानी इस रिएक्शन का जो भी डेल्टा H है, कह सकते हो इस रिएक्शन का जो भी डेल्टा S है वो क्या, बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ SS बॉन्ड, बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ SS बॉन्ड। और क्या हम इस रिएक्शन का डेल्टा H निकाल सकते हैं, क्या हम इस रिएक्शन का डेल्टा S निकाल सकते हैं। यस, इसका फॉर्मेशन दे रखा है, इसका फॉर्मेशन, इसका फॉर्मेशन। अच्छा, फॉर्मूला कौन सा लगाओगे, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट या रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट,
प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। क्यों? क्योंकि डेटा किसका है? फॉर्मेशन का है। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 16 भी बता देता हूं। क्वेश्चन नंबर 16 के अंदर पॉलीमराइजेशन हो रहा है, पॉलीमराइजेशन हो रहा है, पर मोल आपको डेल्टा एच बताना है, यानी इसके एक मोल है तो बताओ एंथैल्पी में कितना चेंज होगा। अब सोचो अगर इसका एक मोल है तो कितने बॉन्ड नहीं बन रहे हैं वो आपको, कितने बॉन्ड टूट रहे हैं और कितने बॉन्ड बन रहे हैं वो देखना होगा। तो अगर देखा जाए तो क्या हो रहा है, यहां पर एक डबल बॉन्ड टूट रहा है, हाँ लेकिन डबल बॉन्ड टूट रहा है उसमें एनर्जी देनी पड़ेगी, तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, लेकिन इस डबल बॉन्ड की जगह यहां बन क्या रहा है, एक सिंगल बॉन्ड, उसमें एनर्जी रिलीज होगी इसके कारण, तो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, ये टूटा ये बना। लेकिन क्या बस यही चेंज हो रहा है? नहीं, इसके अलावा ये वाले बॉन्ड भी तो बन रहे हैं, ये वाले। लेकिन अब इसको कैसे काउंट करें? ये तो काउंट कर लिया, क्या ऐसा कह दें कि हाँ एक बॉन्ड इधर बन रहा है और एक बॉन्ड इधर बन रहा है तो दो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड और बन रहे हैं? नहीं, क्योंकि अगर आपने इस बॉन्ड को यहां पूरा काउंट कर लिया तो ये तो शेयर्ड है, दूसरे मॉलिक्यूल में भी काउंट हो रहा है, तो फिर तो ये बॉन्ड दो बार काउंट हो जाएगा। इसीलिए मैंने वो P4 और कार्बन डायमंड वाला एग्जांपल बताया था आपको। ज्यादा अच्छा क्या है, इस बॉन्ड का केवल आधा पार्ट काउंट करो, इस बॉन्ड का भी आधा पार्ट काउंट करो, ताकि कोई रिपीटिशन ना हो। तो आधा इधर और बन रहा है, तो नेट 1 हो गया बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ CC, यानी एक बॉन्ड तो यहां बना, आधा इधर आधा इधर। क्वेश्चन नंबर 17, आई थिंक इस तरह के क्वेश्चंस मैं बता ही चुका हूं आपको। लिमिटिंग चेक करना होगा, और BaOH होल ट्वाइस के लिए मैं बता दूं ये वीक नहीं, BaOH होल ट्वाइस स्ट्रॉन्ग बेस होता है, BaOH होल ट्वाइस स्ट्रॉन्ग बेस होता है। तो इससे या तो BaOH के मिलीमोल्स यानी OH आयन के मिलीमोल्स निकाल लो, तो 200 इंटू 1/10 इंटू 2 40 मिली मोल्स OH आयन के निकाल लिए मैंने। ये 2 से इसीलिए मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि बेरियम हाइड्रोक्साइड है, HCN के 500 इंटू 1/10 50 मिलीमोल। क्या पूरे 50 रिएक्ट कर जाएंगे? नहीं, रिएक्ट केवल कितने करेंगे? 40 मिलीमोल्स ही रिएक्ट करेंगे और 40 मिलीमोल्स ही आयनाइज होंगे। लेकिन जैसा मैंने आपको पहले बताया था, पहले आप 1 मोल के लिए आंसर निकाल लीजिए, 1 मोल के लिए आंसर निकाल लीजिए, फिर उसको 40 मिलीमोल्स जितने रिएक्ट कर रहे हैं उससे मल्टीप्लाई कर। तो 1 मोल के लिए हीट कितनी इवॉल्व होगी? 57 और 45, तो 1 मोल से हीट केवल कितनी इवॉल्व होगी? 12 किलो जूल। किलो जूल में दे रखा है यहाँ पर डेटा, ये 1 मोल से है। रिएक्ट केवल यहाँ कितने कर रहे हैं? 40, मल्टीप्लाई कर दीजिए। आंसर देख लेते हैं इसका। करेक्ट। चलिए आगे बढ़े। इसके बाद वाला क्वेश्चन रिएक्शन लिखिए, हो जाएगा। कॉपर सल्फेट की, और लेक्चर देखिए मैंने दोनों के एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन की रिएक्शन लिखी हुई है। दोनों के एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन के प्रोडक्ट सेम होंगे, उन दोनों का डिफरेंस आपको निकालना, और कुछ नहीं है। ये क्वेश्चन नंबर 19 की मैं बात कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 21 आई थिंक अब हो जाएगा। लास्ट क्लास में आपको बता चुका हूँ H+ का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जो है वो क्या हो जाएगा? 0।
HCl gas converting into H plus Cl ion aqueous. इसका फॉर्मेशन दे रखा है, इसका फॉर्मेशन भी दे रखा है, इसका फॉर्मेशन 0, तो इस रिएक्शन का आपको क्या निकालना है, डेल्टा एच। इस रिएक्शन का डेल्टा एच निकालना है, जो आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में एक रिएक्शन, कार्बन जो है ऑक्सीजन और H2O दोनों के साथ रिएक्ट कर रहा है। ऑक्सीजन और H2O दोनों के साथ, ऑक्सीजन के साथ जो रिएक्शन है वो एक्सोथर्मिक है, H2O के साथ जो रिएक्शन है वो एंडोथर्मिक है। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि हम ऑक्सीजन और H2O को किस रेशियो में पास करें कि कोई टेम्परेचर चेंज ना हो, टेम्परेचर में कोई चेंज ना हो। मतलब ये निकल के आता है कि जितनी हीट इवॉल्व हो रही है, अगर उतनी हीट एब्जॉर्ब हो जाएगी तो टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं होगा। तो अब हमें बताना है कि किस रेशियो में इनको पास किया जाए कि जो हीट इवॉल्व है वो किसके बराबर हो जाए, हीट एब्जॉर्ब। तो मान लेते हैं ऑक्सीजन के कितने मोल्स, x मोल, H2O के कितने मोल्स, y मोल, इसके x और इसके y मोल हम पास कर रहे हैं। तो ऑक्सीजन के x मोल से हीट कितनी इवॉल्व होगी, 110 किलो जूल। क्या ये ऑक्सीजन के 1 मोल से इवॉल्व हो रही है, नहीं, ऑक्सीजन के हाफ मोल से। तो ऑक्सीजन के 1 मोल से कितनी होगी, 220, तो x मोल से कितनी होगी, इंटू x। H2O के y मोल से कितनी हीट एब्जॉर्ब होगी, तो 1 मोल से कितनी एब्जॉर्ब हो रही है, 130, तो y मोल से कितनी होगी, 130 इंटू y। यही आंसर है। कैलोरीमीटर, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में आपको डेल्टा एच भी निकालना और डेल्टा यू। वापस से वही वर्ड यूज करूंगा, हीट ऑफ कंबशन एट कांस्टेंट वॉल्यूम, मतलब डेल्टा यू और हीट ऑफ कंबशन एट कांस्टेंट प्रेशर। हाँ, लेकिन यहाँ गड़बड़ कहाँ होती है वो भी मैं बता दूं। बहुतों को ये लगता है कि ये जो ऊपर प्रोसेस हम कर रहे हैं ना, जिसमें टेम्परेचर चेंज हो रहा है 0.5 डिग्री सेल्सियस का, तो एक बार तो हम इसे कांस्टेंट वॉल्यूम पर कर रहे हैं और एक बार इसे कांस्टेंट प्रेशर पे कर रहे हैं। ये गलत थॉट है। बॉम्ब कैलोरीमीटर नहीं दे रखा है तो मैंने आपसे कहा था कि क्या मानना है बॉम्ब कैलोरीमीटर को, बाय डिफॉल्ट वॉल्यूम इज कांस्टेंट। तो टेम्परेचर जो चेंज 0.5 डिग्री का दे रखा है वो कांस्टेंट वॉल्यूम का दे रखा है। अगर आप इसे कांस्टेंट वॉल्यूम पे भी मान लोगे और इसे कांस्टेंट प्रेशर पे भी मान लोगे तो फिर तो आंसर में कोई डिफरेंस ही नहीं आएगा। ये कांस्टेंट वॉल्यूम का टेम्परेचर चेंज है, यानी पहले क्या निकलेगा, डेल्टा यू। पहले क्या निकलेगा, डेल्टा यू, और फिर डेल्टा यू से क्या निकालना पड़ेगा, डेल्टा एच। वो कैसे निकालना पड़ेगा, डेल्टा एच इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। कौन सी स्टेप थी, कितनी स्टेप्स थी टोटल, याद है, 4 स्टेप्स। पहली स्टेप कौन सी थी, Q इक्वल्स टू एम एस डेल्टा टी। यहाँ अच्छी बात क्या, पूरे सिस्टम का आपको हीट कैपेसिटी दे रखा है, कितना, 17.7। तो वाटर और कंटेनर को अलग अलग कंसिडर करने की जरूरत ही नहीं है, इंटू 0.5 किलो जूल। इतनी टोटल हीट इवॉल्व हो रही है, लेकिन क्या ये पर मोल है, नहीं है, 0.16 ग्राम। तो पर मोल का डेटा कितना हो जाएगा, Q डिवाइडेड बाई, ये Q निकालना पड़ेगा, ये कितना हो जाएगा, 8.85 0.01 मोल, 0.16 ग्राम, तो 885 किलो जूल। ये क्या आ गया, डेल्टा यू, लेकिन माइनस साइन के साथ, माइनस साइन के साथ। अब क्या निकालना है, डेल्टा एच। मीथेन के कंबशन की रिएक्शन लिखो, डेल्टा एच इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी लगाओ, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 और 23 दोनों एक जैसे हैं, बस डिफरेंस ये है, 23 में डेल्टा एच डेल्टा यू निकालना था और 24 में डेल्टा एच दे रखा है। आपको निकालना क्या है, निकालना क्या है, ये बताना है कि CH4 के मोल्स कितने हैं, जबकि ऊपर वाले क्वेश्चन में गिवन था 0.16 ग्राम मीथेन। यहां पर हमें नहीं पता कि 1 लीटर में मीथेन कितनी है, तो आपको मीथेन के मोल्स निकालने हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में कोई चेंज नहीं है, यही सारी स्टेप्स है, अननोन चेंज हो गए, अननोन चेंज हो गए। अब वो आपको मान लो, पहले कोई प्रॉब्लम नहीं, एक्स मोल मान लो, आपकी इच्छा है, एक्स मोल मान के आप सॉल्व कर लो, अपने आप आंसर आ जाएगा। एक्स की टर्म में इक्वेशन बना लो, समझ में आ रही मेरी बात।
टेम्परेचर चेंज दे रखा है 0.25, हीट कैपेसिटी कितनी दे रखी है यहाँ पर 1200, 0.5, ये स्टेप ये रहेगी। ये मोल्स नहीं पता, लेकिन आपको डेल्टा एच पता है, डेल्टा एच पता है। और हाँ, यहाँ अच्छी बात क्या है, कहा जा रहा है कि कैलोरीमीटर कांस्टेंट प्रेशर पर ही कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो ये वाली स्टेप पर जो लिखी है डायरेक्ट Q किसके बराबर है, डेल्टा एच के बराबर। डेल्टा एच पता है, Q पता है, Q पता है, यहाँ पर ये डेटा बदलेगा, जो भी आ रहा हो N आपको निकालना है। 25 हो जाएगा, 25, 26 आसान है, 27, 28 आसान है, 29 ये रेजोनेंस एनर्जी की तरह। 30 में डेटा गलत दे रखा है, वैल्यूज जो है उसके कारण, जो वैल्यूज है वो सही नहीं, उसके कारण रेजोनेंस एनर्जी का जो डेटा है वो पॉजिटिव साइन के साथ आ रहा है, तो वो डेटा की मिस्टेक है। अभी तो जो आंसर आ रहा है वही लिखोगे, क्योंकि एरो के अकॉर्डिंग जिस तरह से आपने एरो बनाया उसमें तो आंसर माइनस में आना चाहिए। तो खैर अभी मैं इसमें चेंज नहीं करवा रहा हूँ, वो डेटा बदल जाएगा तो अपने आप आंसर नेगेटिव आ जाएगा, है ना। तो ये डेटा का इश्यू है और कुछ नहीं, डेटा इसमें सही नहीं है, इसलिए ये प्रॉब्लम आ रही है। क्वेश्चन नंबर देन 31, 32 के अंदर बहुत सारी स्टेप्स है, आपको फॉलो करना है, आई थिंक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 के अंदर किरचॉफ इक्वेशन लगानी और को नहीं। 27 डिग्री सेल्सियस का डेटा है, आंसर निकालना है 120 डिग्री सेल्सियस यानी 300 केल्विन का डेटा है, 400 केल्विन पर निकालना है। डेल्टा एच एट 400 केल्विन माइनस डेल्टा एच एट 300 केल्विन इक्वल्स टू डेल्टा सीपीआर। प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर जो डेल्टा सीपीआर है वो टेम्परेचर का फंक्शन है, तो डेल्टा सीपीआर इंटू T2 माइनस T1 नहीं होगा, डेल्टा सीपीआर पुट करो इंटू dt और इसको आपको इंटीग्रेट करना होगा, इंटीग्रेट करके लिमिट पुट करनी पड़ेगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 आई थिंक हो जाएगा। 35 में भी एक गड़बड़ है, लेटिस एंथैल्पी का जो डेटा दे रखा है माइनस साइन के साथ है, दोनों को प्लस कर लेना। लेटिस एंथैल्पी ऑफ NaCl और लेटिस एंथैल्पी ऑफ NaI -772 और -699, इन दोनों जगह पर मिस्टेक्स है, तो इसको आपको सही करना है। ये प्लस में है, बाकी मैंने फॉर्मूले लिखे ही रखे हैं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, इजीली कर सकते हो आप। एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन इक्वल्स टू लेटिस एंथैल्पी प्लस हाइड्रेशन एंथैल्पी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर S2 की बात कर रहा हूं मैं। S2 के अंदर फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको एक हिंट दिया था, किसी भी हाइड्रोकार्बन का ईथर का कंबशन का डेटा दे रखा है और उसके CO2 और H2O का फॉर्मेशन का डेटा भी दे रखा है। तो सबसे पहला काम, ईथर के कंबशन से उसका क्या फाइंड आउट करो, फॉर्मेशन। ईथर के कंबशन से उसका फॉर्मेशन निकालो, और अब इथेनॉल ईथर में कन्वर्ट हो रहा है, इथेनॉल का भी फॉर्मेशन पता है, ईथर का भी फॉर्मेशन पता है, दोनों का फॉर्मेशन पता है, तो उस रिएक्शन का आप क्या निकाल सकते हो, डेल्टा एच। और सिंस ये आइसोमराइजेशन की रिएक्शन है तो इसे आप डेल्टा एच आइसोमराइजेशन भी नाम दे सकते हो, डेल्टा एच आइसोमराइजेशन भी नाम दे सकते हो। C2H5OH कन्वर्टिंग इनटू CH3OCH, इन दोनों का फॉर्मेशन आप निकाल सकते हो। इसी में क्वेश्चन नंबर 2 में है अगेन आसान बट कंफ्यूजन होता है। मरकरी जो है, मरकरी हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, HgO से Hg, ठीक है। कैसे हो रहा होगा उससे कोई मतलब नहीं है, बैलेंस्ड है। इस रिएक्शन के लिए हमें HgO का फॉर्मेशन दे रखा है और HgO का फॉर्मेशन दे रखा है, इसका फॉर्मेशन 0, इसका फॉर्मेशन 0, जस्ट इसका उल्टा। तो इस रिएक्शन का डेल्टा H क्या हो जाएगा, 90.8। फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, इसका 0, इसका 0, इसका माइनस, तो ये प्लस आ गया किलो जूल। मतलब क्या हुआ इसका, पहले समझो इसको।
बहुत बार क्या होता है, हम क्वेश्चन में डेटा लिखते हैं लेकिन समझ में नहीं आता है। इस डेल्टा एच का मतलब क्या हुआ, ये हीट है एट कांस्टेंट प्रेशर। अगर कांस्टेंट प्रेशर पर इसका 1 मोल इसमें कन्वर्ट हो रहा है तो आपको कितनी हीट देनी पड़ेगी, 90.8 किलो जूल। अगर इतनी हीट देते हो तो इसका 1 मोल इसमें कन्वर्ट होगा। किस कंडीशन पर, कांस्टेंट प्रेशर पर। कांस्टेंट प्रेशर पर अब आपने हीट ही केवल कांस्टेंट प्रेशर पर आपने कितनी हीट दी, 41.84, राइट। आपने तो हीट केवल कितनी दी, 41.84। तो कितने मोल कन्वर्ट होंगे, 1 मोल कन्वर्ट करने के लिए इतनी हीट देनी पड़ती है, तो इतनी हीट देने पर कन्वर्ट केवल कितने होंगे। फर्स्ट पार्ट का आंसर। लेकिन अगर हम यही प्रोसेस कांस्टेंट वॉल्यूम पर कर रहे हैं तो, अगर आप कांस्टेंट वॉल्यूम पर कर रहे हो तो 1 मोल कन्वर्ट करने के लिए कितनी हीट देनी पड़ेगी, हीट कितनी देनी पड़ेगी कांस्टेंट वॉल्यूम पर। ये अब डेल्टा एच से नहीं पता चलेगा, किससे पता चलेगा, डेल्टा यू से पता चलेगा। तब आपको पहले इस डेल्टा एच से क्या निकालना पड़ेगा, डेल्टा यू निकाल सकते हो और उससे फिर डिवाइड करना पड़ेगा, ये आंसर होगा। गड़बड़ कहाँ होती पता है, ज्यादातर स्टूडेंट्स मैंने देखे हैं इस 90.8 को कन्वर्ट नहीं करते, 41.84 को कन्वर्ट कर लेते हैं। उसको उसके लिए ये फॉर्मूला लगाते हैं, डेल्टा एच इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एनजीआरटी। अरे 41.84 तो आपके पास हीट है जो आप अलग अलग सिचुएशन पे यूज कर सकते हो। उसको मैं कांस्टेंट प्रेशर पर यूज करूं, कांस्टेंट वॉल्यूम पर करूं या किसी और कंडीशन पर करूं, अब आपको और हमें मुझे डिसाइड करना कि किस कंडीशन पे करें ताकि ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट बन सके, ताकि ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट फॉर्म हो सके। देखिए हर एक क्वेश्चन यहां पर मैं आपको बता दूं, थर्मोडायनेमिक्स और थर्मोकेमिस्ट्री दोनों में डिफरेंस है, दोनों में डिफरेंस है अच्छा खासा। थर्मोडायनेमिक्स में अच्छी खासी थ्योरी है, कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, एंट्रोपी गिव्स एनर्जी समझ में आनी चाहिए। लेकिन वहां पर पता है थर्मोडायनेमिक्स में लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, या तो क्वेश्चन ऐसा बनेगा या ऐसा बनेगा, यानी फिक्स्ड होते हैं क्वेश्चन में, ज्यादा वेरिएशन नहीं हो सकते। एंट्रोपी पर लिमिटेड फिक्स है क्वेश्चन, वही मैंने जो आपको बताया वही आएंगे जेई में और आ भी रहे हैं। गिब्स एनर्जी पे भी फिक्स है, कोई और अलग तरह से क्वेश्चन नहीं बन सकते, केवल डेटा बदल दिए जाएंगे। लेकिन यही थर्मोकेमिस्ट्री में आप देखो कॉन्सेप्ट तो कुछ है ही नहीं, एंथैल्पी इज ए स्टेट फंक्शन, खत्म चैप्टर, थ्योरी खत्म। बस बताया क्या मैंने आपको कि न्यूट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है, फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, कंबशन का मतलब क्या होता है। तो यहां पर प्रॉब्लम क्या है, क्वेश्चन जो है ना अलग अलग तरह के होते हैं। यहां पर एग्जामिनर के पास बहुत सारे ऑप्शंस है, डेटा को किस तरह से मिक्स करना है। तो यहां पर क्वेश्चन की प्रैक्टिस ज्यादा करनी होगी। कंसेप्चुअली थर्मोडायनेमिक्स बहुत टफ है, लेकिन मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ देखा है थर्मोडायनेमिक्स के क्वेश्चन हो जाते हैं उनसे, थर्मोकेमिस्ट्री के नहीं होते। और थर्मोकेमिस्ट्री के क्वेश्चन में पता है एक प्रॉब्लम और आती है, ये जो कैलकुलेशन है ना, कहीं ना कहीं तो मिस्टेक करते ही हैं। करना कुछ नहीं, प्लस माइनस और थोड़ा सा 2 3 4 5 से मल्टीप्लाई करना है, लेकिन मैंने देखा हुआ है अच्छी खासी कैलकुलेशन मिस्टेक होती है, अच्छी खासी कैलकुलेशन मिस्टेक होती है, एड सब्ट्रैक्ट करने में बहुत होती है, और आपने की होगी गारंटी। आप ये नोटिस करना कि पहली बार में कितने क्वेश्चन के आंसर सही आए, या कितनी बार आपको कैलकुलेशन वापस करनी पड़ी और पता चला कि यार ये मिस्टेक कर दी। यही होता है थर्मोकेमिस्ट्री, ऐसा नहीं कि एक बार हो गई आगे नहीं होगी, नहीं फिर होगी आपसे। तो थर्मोकेमिस्ट्री की शीट सॉल्व करते वक्त एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर ये, एक ही बार में आंसर सही आना चाहिए, एक ही बार में सही आना चाहिए। स्लोली करो, केयरफुली करो, आंसर सही आना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 3, अब इनमें कुछ नहीं, एग्जामिनर क्या थोड़ा थोड़ा चेंज कर रहा है। जैसे क्वेश्चन नंबर 5 की मैं बात करूं, क्वेश्चन नंबर 5 वो PS3 और P2H4 की तरह ही है, लेकिन यहां पर क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 5 में बदल दिया, BH3 और B2H6। यहां से आपको BH बॉन्ड की स्ट्रेंथ मिलेगी
और यहां पर अब बॉन्ड जो है थोड़े अलग टाइप के हो गए। हमें क्या फर्क पड़ता है कौन से बॉन्ड है, हमारे लिए तो बॉन्ड की एनर्जी, बॉन्ड को कैसे बन रहा है उससे हमें नहीं मतलब है। हाँ बॉन्ड एंथैल्पी एक्स है। हाँ यहाँ पर आप कह सकते हो कि 2 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है, जिसे आप बनाना बॉन्ड भी बोलते हो, उन बॉन्ड की स्ट्रेंथ फाइंड आउट करनी। तो यहाँ पर 2 ऐसे बॉन्ड है 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन, एक्स एनर्जी मान लो तो उसकी कितनी होगी 2x, और बाकी के BH बॉन्ड कितने हैं 6। फिर से वही करना है, BH बॉन्ड स्ट्रेंथ यहां से पता है उसे यहां पुट कर दोगे तो यहां से आपको बनाना बॉन्ड की स्ट्रेंथ मिल जाएगी, और कुछ नहीं है, बहुत आसान है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 मैं क्लास में करवा चुका हूं, नहीं क्वेश्चन नंबर 7 भी ऑलमोस्ट यही है। 2 कंपाउंड दे रखे हैं C2H6 और Cn। पहला काम C2H6 से आपको CC बॉन्ड स्ट्रेंथ पता चलेगी, और इस CC बॉन्ड स्ट्रेंथ को जब आप पुट करोगे तो यहां पर उसकी जरूरत पड़ती है। तो CC बॉन्ड स्ट्रेंथ जो यहां से निकलेगी यहां पुट करोगे, और यहां से फिर आप कौन से बॉन्ड की स्ट्रेंथ निकालोगे CN बॉन्ड की, और कुछ नहीं है। हाँ कंपाउंड थोड़े बड़े हो गए, यहां पर ज्यादा बॉन्ड्स इन्वॉल्व है, ये आपको देखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 8 क्लास में करवा चुका हूं। मैंने जो क्लास में क्वेश्चन करवाया था CH बॉन्ड की स्ट्रेंथ निकलवाई थी, यहां पर CH की नहीं, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन की। पहली स्टेप क्या होगी क्वेश्चन नंबर 8 की, पहली स्टेप ये होगी एसिटिलीन के कंबशन से उसका क्या निकालो फॉर्मेशन, एसिटिलीन के कंबशन से उसका फॉर्मेशन निकालो, फॉर्मेशन की फिर रिएक्शन लिख के बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट। CH4 का क्वेश्चन किया हुआ है नोट्स के अंदर, एग्जैक्टली वही करना है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 Cl2 और Na2CO3 को मिक्स कर रहे हैं, CaCl2 और Na2CO3 को मिक्स कर रहे हो, CaCO3 और NaCl। क्या लगता है यहां पर ये Na प्लस और Cl आयन रिएक्ट करेंगे? नहीं, रिएक्शन यहाँ पता केवल किसके बीच में हो रही है, कैल्शियम और कार्बोनेट आयन के बीच में ही हो रही है, और ये कैल्शियम कार्बोनेट का क्या बना रहे हैं प्रेसिपिटेट। यस, कैल्शियम कार्बोनेट सॉल्युबल नहीं होता है, इसका प्रेसिपिटेट बन रहा है। जैसे मैंने कहा था HCl और NaOH रिएक्ट कर रहे हैं, लेकिन रिएक्शन HCl और NaOH के बीच में नहीं होती, रिएक्शन केवल किसके बीच में होती है H प्लस और OH आयन के बीच में। तो यहाँ पर भी रिएक्शन केवल किसके बीच में हो रही है, कैल्शियम और कार्बोनेट आयन के बीच, कैल्शियम और कार्बोनेट आयन के बीच में। क्वेश्चन नंबर 10 को क्लियर अच्छी तरह से पढ़ना, उसमें क्या वर्ड फॉर्मेशन तो यूज किया हुआ है, लेकिन वहां आगे भी लिखा हुआ है फॉर्मेशन फ्रॉम गैसियस एटम, तो ये एग्जैक्टली वो फॉर्मेशन नहीं है। गैसियस एटम से C2H6 बना रहे हैं, C2H4 बना रहे हैं और बेंजीन बना रहे हैं, तो उसके लिए डेटा दे रखा है। यहां पर भी वही करना है, पहले C2H6 से CC बॉन्ड स्ट्रेंथ आएगी, C2H4 से कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन की बॉन्ड स्ट्रेंथ का डेटा निकलेगा। उन दोनों डेटा को जब आप C2H6 में पुट बेंजीन में पुट करोगे तो वहां से बेंजीन की क्या निकल के आ जाएगी रेजोनेंस एनर्जी। 3 स्टेप में क्वेश्चन होगा ये, 3 स्टेप में क्वेश्चन होगा ये, पहले CC बॉन्ड फिर C डबल बॉन्ड C बॉन्ड और उसको फिर बेंजीन में पुट करोगे तब आप सॉल्व कर पाओगे। तो देखिए सारे क्वेश्चन अलग अलग है यहाँ पर, सब थोड़े डिफरेंट क्वेश्चन है। प्रैक्टिस करो, कुछ नहीं, एक बार नहीं शीट को बार बार करो। पहली बार में अगर एरर ज्यादा हुई है कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेकंड टाइम फिर से करो, और जब सेकंड टाइम करो तो और रफ में नहीं, फिर से एक रजिस्टर बनाओ, रजिस्टर में अच्छी तरह से उसके साफ सुथरा करो। थर्मोकेमिस्ट्री के क्वेश्चन करते हुए बिल्कुल साफ सुथरा आपको करना होगा, डेटा सही सही लाइन में लिखो, इधर उधर नहीं कि कोई वैल्यू यहां लिख दी कोई वैल्यू वहां लिख दी, जितना इधर उधर मिक्स करोगे एरर उतनी ज्यादा होगी। तो बहुत ही सिस्टमेटिकली टाइम, इनिशियली टाइम के बारे में मत सोचो, धीरे धीरे जब एक्यूरेसी आ जाए फिर अपने आप स्पीड बढ़ जाएगी। तो एक्यूरेसी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है थर्मोकेमिस्ट्री के क्वेश्चन में, और मैं सीरियसली कह रहा हूं एग्जाम में मेनली आपको थर्मोकेमिस्ट्री के क्वेश्चंस आते होंगे, लेकिन बहुत ज्यादा चांस है कि आप कोई ना कोई सिली मिस्टेक वहां पर करके आओ, बहुत ज्यादा चांस है, तो उसको आपको ध्यान रखना है। चलिए अब आ जाते हैं O1 पर। O1 क्वेश्चन नंबर आई थिंक आसान है, आसान है। चलिए इसमें सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूं क्वेश्चन नंबर 8,
ये अच्छा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 निकालना क्या है? डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ NO2, डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ NO2। अगर आपको NO2 का डेल्टा एच फॉर्मेशन निकालना है और दे क्या रखा है, डेल्टा यू, डेल्टा यू भी NO2 का नहीं दे रखा है। अगर NO2 का डेल्टा यू दे रखा होता तो बड़ा आसान है, डेल्टा एच यू NO2 का होता उसे डेल्टा एच निकाल लेते। तो अब आपका पहला काम, आपको NO2 का डेल्टा यू निकालना है। अब NO2 का डेल्टा यू कैसे निकालेंगे, तो आपको इस रिएक्शन का डेल्टा यू दे रखा है, डेल्टा यू नॉट, ये फॉर्मेशन वाला प्रोडक्ट -2 टाइम्स डेल्टा यू फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट मतलब NO2। इस रिएक्शन का डेल्टा एच -16, इसका 2 माइनस टू इंटू डेल्टा यू फॉर्मेशन ऑफ NO2, 2 इंटू डेल्टा यू फॉर्मेशन ऑफ NO2, यहां से आ गया, ये इधर जाएगा इधर जाएगा, तो आई थिंक डेल्टा यू फॉर्मेशन का NO2 का डेटा कितना आ जाएगा, सही सही तो लिखा ना, हाँ हाँ हाँ, तो ये आई थिंक 9 आ जाएगा, 18/2। अब गड़बड़ यही होती है, ये डेल्टा यू तो आ गया, हम क्या कर लेते हैं, डेल्टा एच इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा NCERT का फॉर्मूला लगा देते हैं। डेल्टा यू कितना पुट कर देते हैं, 9, डेल्टा एच निकालना है, क्वेश्चन आता है व्हाट अबाउट डेल्टा NG, वो हम इस रिएक्शन का पुट कर देते हैं। अरे यार, ये इस रिएक्शन का डेल्टा NG पुट करोगे क्या, ये जो डेल्टा यू आपने ये पुट किया वो इस रिएक्शन का डेल्टा यू है, ये तो डेल्टा यू फॉर्मेशन ऑफ NO2 का है, ये इस रिएक्शन का डेल्टा यू थोड़ी है। इस रिएक्शन, ये डेल्टा यू फॉर्मेशन किस रिएक्शन का डेल्टा एच है, N2 प्लस O2 हाफ कन्वर्टिंग इनटू NO2, इस रिएक्शन का है। तो डेल्टा NG जो पुट होगा वो यहां से नहीं, कहां से आएगा, -12 RT, यहां मिस्टेक होती है। अच्छा क्वेश्चन है, बार बार करना पड़ेगा आपको, 1-2 बार से नहीं, बहुत बार करोगे तब जाके अच्छी तरह से याद रहेगा। आज आपने किया, अगर 1 महीने तक वापस से नहीं देखा तो फिर से भूल जाओगे कि क्या किया था। क्वेश्चन नंबर 9 बता देता हूं, वैसे बड़ा सिंपल है। ए से बी अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन है, केवल एनर्जी कंपेयर करनी है, तो ए से बी एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही तो बी की एनर्जी ए से ज्यादा, और ए से सी में एनर्जी कम हो रही है तो सी की एनर्जी बी से भी कम, सी की एनर्जी बी से कम। ठीक है, आप चाहो तो एक और रिएक्शन भी लिख सकते हो, दोनों को ऐड करके, ए से सी का भी डेल्टा एच पॉजिटिव, ए से सी का भी डेल्टा एच पॉजिटिव, तो सी की एनर्जी ए से भी ज्यादा, तो बी की एनर्जी सबसे ज्यादा, फिर सी की और फिर ए की। क्वेश्चन नंबर 17 में रिएक्शन सारी ऑलरेडी बैलेंस करके दे रखी है, ऑलरेडी अगर बैलेंस रिएक्शन दे रखी तो फिर आप उन्हें ऐड और सब्ट्रैक्ट करके भी सॉल्व कर सकते हो, ऐड और सब्ट्रैक्ट करके सॉल्व कर लिए आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 बता देता हूं, वैसे तो आसान है बट 19 में अगेन बहुतों को प्रॉब्लम होती है। C2H5OH C2H4 बन रहा है और दूसरा प्रोडक्ट बन रहा है CS3CHO, किस रेशियो में बन रहे हैं, 8:1। तो इसका अगर 1 मोल रिएक्ट करेगा तो इसके कितने मोल बनेंगे, 8/9, इसके कितने बनेंगे, 1/9। अब जो आपको डेल्टा एच दे रखा है 45.54, ये कब है, जब इसका 1 मोल बनेगा। राइट नाउ इसके कितने मोल बन रहे हैं, 8/9, तो कितनी हीट एब्जॉर्ब होगी, इंटू 8/9, और यहां पर इंटू क्या कर दोगे, 1/9, किससे, 68.9।
यानी इसकी अगर 1 मोल रिएक्ट करते हैं तो दिस प्लस दिस टोटल इतनी हीट क्या होगी, एब्जॉर्ब होगी। क्वेश्चन नंबर 20, डेल्टा जी फॉर्मेशन ऑफ PCl3 दे रखा है, PCl5 दे रखा है, क्लोरीन का डेल्टा जी फॉर्मेशन 0, तो इस रिएक्शन का डेल्टा जी आ जाएगा और इस रिएक्शन डेल्टा जी नॉट आ जाएगा यूं कह दो, और डेल्टा जी नॉट से फिर क्या निकाल सकते हैं हम, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो डेल्टा जी नॉट इक्वल्स टू, पहले फॉर्मूला डेल्टा जी फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस डेल्टा जी फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट, और फिर डेल्टा जी नॉट इक्वल्स टू माइनस RT-ln। क्वेश्चन नंबर न्यूट्रलाइजेशन, इस रिएक्शन का आपको डेल्टा H दे रखा है, इस रिएक्शन का आपको डेल्टा H दे रखा है -57.3, -57.3, इसका फॉर्मेशन पता है, इसका फॉर्मेशन 0, इसका फॉर्मेशन निकाल सकते हो, डेल्टा H फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट से। O2, हाँ, जनरली इसमें क्वेश्चन नंबर 2 में डाउट होता है। क्वेश्चन नंबर 2 में फर्स्ट में से सेकंड रिएक्शन को मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, फर्स्ट में से अगर सेकंड रिएक्शन को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं और इस रिएक्शन का डेल्टा H आ जाता है 8.8 किलो कैलोरी। लेकिन यानी इतनी हीट देनी पड़ेगी अगर आप इसके 1 मोल से इसका 1 मोल बनाना चाहते हो, 8.8 किलो कैलोरी हीट देनी पड़ेगी। क्या आप इतनी हीट दे रहे हो? अगर आप इतनी हीट देते हो तो 1 मोल कन्वर्ट हो जाएगा, इसकी जस्ट डबल हीट देते हो तो 2 मोल कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन इस क्वेश्चन में हम हीट दे कितनी रहे हैं, 0.44। तो अगर आप केवल 0.44 ही दे रहे हो तो कितने मोल्स कन्वर्ट होंगे, 0.44 डिवाइडेड बाय 8.8, 1/20। क्वेश्चन नंबर 4 भी मैं बता देता हूं, सिस टू ब्यूटीन से ट्रांस टू ब्यूटीन, सिस ट्रांस आइसोमर्स है, और एक और इसका प्रोडक्ट दे रखा है ब्यूटीन के अलावा ब्यूटेन, वन ब्यूटीन, सिस टू ब्यूटीन, ट्रांस टू ब्यूटीन और 1 ब्यूटीन, ये सब एक दूसरे के आइसोमर्स हैं। हमें ट्रांस टू ब्यूटीन का कंबशन का डेटा दे रखा है, ट्रांस टू ब्यूटीन के कंबशन का डेटा है -647, ठीक है।
और 1 ब्यूटीन का कंबशन का भी डेटा देगा। अब 1 ब्यूटीन और ट्रांस 2 ब्यूटीन दोनों के कंबशन के प्रोडक्ट सेम होंगे बिकॉज बोथ आर आइसोमर्स, तो दोनों के प्रोडक्ट सेम होंगे। यहां पर कितनी हीट इवॉल्व हो रही है, -649.8। सिस और ट्रांस की एंथैल्पी का डिफरेंस डेल्टा H1, इन दोनों की एंथैल्पी का जो डिफरेंस है वो है डेल्टा H2। साइकिल कंप्लीट हो गया, डेल्टा H1 और डेल्टा H2 में एक रिलेशन यहां से आ जाएगा और एक रिलेशन आप यहां से ले सकते हो, एक यहां से और एक क्वेश्चन में दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 5 जो है, क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये आपको रिएक्शंस को ऐड करके ही करना होगा। हाँ, यहाँ क्वेश्चन ये आता सर रिएक्शंस को कैसे ऐड करें, इसका एक लॉजिक दे रहा हूं। जो सब्सटेंस नहीं चाहिए उनको स्टेप बाय स्टेप गायब करते जाओ, एक साथ सबको एलिमिनेट नहीं कर पाओगे। जैसे फर्स्ट और सेकंड रिएक्शन के अंदर में हम देखें तो वहां पर N2O अपीयर हो रहा है और फाइनल रिएक्शन जो हमें चाहिए उसमें N2O नहीं चाहिए, तो पहला काम फर्स्ट और सेकंड रिएक्शन से उस N2O को गायब कर दो। तो उसके लिए क्या करोगे, सेकंड रिएक्शन को 3 से मल्टीप्लाई करोगे और फिर फर्स्ट में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर दो या व्हाटएवर, फर्स्ट में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर दो तो N2O गायब हो जाएगा। अब आपके पास जो रिजल्ट आया उसमें अमोनिया होगा, अमोनिया भी नहीं चाहिए, तो जो थर्ड रिएक्शन है उसमें अमोनिया है। अब आप अमोनिया को गायब करो, इस तरह से एक एक को गायब करते जाओगे तो अपने आप जो रिएक्शन चाहिए वो आ जाएगी। और कोई तरीका नहीं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, यही एक तरीका जिससे आपको करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 तो कर लिया हमने। क्वेश्चन नंबर 6, 7 ये सब थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, ये मैं थ्योरी पढ़ाते वक्त आपको आई थिंक बता चुका हूं। क्वेश्चन नंबर 9 मैं फिर से क्लियर कर दूं। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर ए फॉर्मेशन की रिएक्शन नहीं है, आई थिंक ये मैं बता चुका हूं आपको। बी फॉर्मेशन की नहीं है क्योंकि O2 को O3 से नहीं बनाते। फॉस्फोरस ब्लैक डी ऑप्शन भी नहीं है क्योंकि फॉस्फोरस की वाइट जो है वो रेफरेंस स्टेट है, एक ही ऑप्शन बचता है। कंबशन ऑफ ग्रेफाइट यानी C+O2 कन्वर्टिंग इनटू CO2, ये CO2 के फॉर्मेशन की रिएक्शन हो जाएगी। O2 में एक और क्वेश्चन 14 और 15 पैराग्राफ को बहुत केयरफुली पढ़ो, पहले देखो आपके पास डेटा क्या क्या है। फर्स्ट HS बॉन्ड इन हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड में 2 HS बॉन्ड है, एक को तोड़ने में एनर्जी कितनी देनी पड़ रही है, 376। ठीक है, आपके पास इसका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का डेटा है, इसका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का डेटा भी है, गैसेस हाइड्रोजन एटम का, इसका फॉर्मेशन है, इसका फॉर्मेशन है, इस रिएक्शन का डेल्टा H दे रखा है, आप इसका फॉर्मेशन निकाल सकते हो। 370 इक्वल्स टू डेल्टा H फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, तो आपको इसका डेल्टा H फॉर्मेशन पता चल गया। और फिर आपसे कहा जा रहा है कि जब HS को हम H और S में कन्वर्ट करें, फ्री रेडिकल कोई आयन नहीं बन रहा है, तो इस रिएक्शन का डेल्टा H निकालो, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ऑफ फ्री रेडिकल HS। यहां से आपने इसका फॉर्मेशन निकाल लिया, इसका फॉर्मेशन निकाल लिया, इसका फॉर्मेशन क्वेश्चन में दे रखा है, फिर से बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट का फॉर्मूला लगा दो। चलिए जेई मेंस और जेई एडवांस जेई एडवांस में ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है ऐसा नहीं, बट फिर भी कम है। जेई मेंस में है, जेई मेंस में अब इसलिए क्योंकि हर बार जेई मेंस के बहुत सारे पेपर्स होते हैं तो
डेफिनेटली उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं, बट पेपर में तो ये क्या होता है, पेपर बहुत सारे होते हैं, इसीलिए जेई मेंस में आपको लगता है कि ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्योंकि एक बार में ही पेपर 6 या 8 इस तरह से पेपर्स होते हैं, तो इसलिए वो ज़्यादा है। बट हाँ, आसान है मेरे हिसाब से, क्वेश्चंस इजीली किए जा सकते हैं। ओके, तो थर्मोकेमिस्ट्री होपफुली मैंने आपके ज़्यादातर डाउट्स बताए होंगे, और मुझे लगता है कि हाँ आप पहले से ही ये सब कर चुके होंगे, आपको इतने सारे डाउट्स नहीं होंगे। बट फिर से कहूँगा, शीट को वापस से करो, पूरी शीट को, हर एक क्वेश्चन को, हो गया उसको भी एक्यूरेसी आनी चाहिए, एक्यूरेसी आनी चाहिए। हाँ, ऐसे नहीं करोगे, पहले जो डाउट्स थे आपके उनको एक बार करो, एक बार सारे डाउट्स जो थे उनको करने के बाद फिर से शीट को सॉल्व करना स्टार्ट करो, फिर से शीट को सॉल्व करना स्टार्ट करो, ठीक है ना। तो नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो हमारा केमिकल काइनेटिक्स, वैसे मैं लास्ट क्लास में भी बता चुका था, लेकिन आज तो हम स्टार्ट नहीं कर पाए, तो फ्रॉम नेक्स्ट क्लास हम स्टार्ट करेंगे केमिकल काइनेटिक्स। क्लियर? थैंक यू।